हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डे 6 का आज प्रश्न है, आप लोग देखे होंगे। ये यूपीएससी पीवाईक्यू 2014 का है। हमने डे 5 में 2014 के पहला प्रश्न करा दिया था, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न हमने कल करा दिया था। ठीक, और ये 2014 में सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, और दूसरी चीज ये है कि जीएस के जो प्रश्न मैंने सुबह भी चर्चा करी थी कि उनको जो है विभाजित करना, पूर्णतः विभाजित करना कि ये इस सेक्शन से आया, ये इस सेक्शन से आया है, तो आप पूर्णतः उसको विभाजित नहीं कर सकते। कुछ प्रश्न तो मतलब डायरेक्ट आप विभाजित कर सकते हो कि ये जो है सोशल जस्टिस का है, गवर्नेंस का है, या पॉलिटी का है, या इंटरनेशनल रिलेशन का है, आप सीधे सीधे डिवाइड कर दोगे। लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं जो हल्का हल्का सा, क्योंकि जीएस समान अध्ययन ही उसको बोला जा रहा है, तो सभी प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा टच देना होता है। अब जैसे ये प्रश्न है तो ये थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का आपका दूसरे विषयों से भी मैच करेगा, हल्का फुल्का, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो आप जो पढ़ते हो उससे है। ठीक है, तो यहाँ चर्चा करते हैं। बाकी सुबह मैंने जो है प्रैक्टिस पे आपको बता ही दिया, मैंने प्रैक्टिस जो है कराई है, हमने प्रैक्टिस सेशन, उस पर हम जो है एक प्रश्न खोज करके लाते हैं। जो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ उसी से खोज कर ले आते हैं, यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। उससे क्या होगा कि आपको फायदा मिलेगा कि आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। जो भी सिलेबस है वो आपका पूर्णतः रिवाइज हो जाएगा। ठीक, एक प्रश्न, और जो भी, क्योंकि मैं कमांड देता हूँ या निर्देश देता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप ये प्रश्न की जो है इस प्रश्न को आप तैयार करके आइएगा। तो आप जो भी जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को पूर्णतः जो है उस चैप्टर को, जैसे मैंने संसदीय प्रणाली बताई, तो संसदीय प्रणाली आप जो है चर्चा खुद से ही पूरा लेसन इसी बहाने पढ़ लीजिए। और पीवाईक्यू के प्रश्न आप खुद से भी, और मैंने भी करा रखे हैं तो आप मेरा भी देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा ही देखिए, ठीक है, आप कहीं से भी पीवाईक्यू आपको लगे तो आप वहां से देख लीजिए, ऐसे पढ़िए। और मेंस के लिए मेरा प्रश्न देखिए और आप कहीं से भी प्रश्न उठाइए और जो है उसकी प्रैक्टिस करिए। बाद में मेरे में क्या हो जाता है कि आप उठा करके मेरा करेंगे तो मैं डिटेल एनालिसिस भी करता हूं, तो आप यहाँ से जो है उसकी मिलान कर सकते हो, इतना फायदा आपको मिल जाएगा। बाकी जो है सीधे प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, देखिए मेरी रणनीति का सबसे पहले हिस्सा जो है सिलेबस रहता है, मैं बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है आप पढ़िएगा तो 11 नंबर टॉपिक ये जो है इस प्रश्न से, ये प्रश्न है आपका एफडीआई संबंधित, मैंने कल दिखा दिया था। ये 11 नंबर टॉपिक से लिंक करता है। तो यहाँ लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ देता हूँ। प्रश्न दूसरा वो ले लेता हूँ पेन। विकास प्रक्रिया, ठीक, विकास उद्योग, फिर देखिए यहाँ पर जो है ये डैश लगा है, तो यहाँ पर रुकिए। इनकी बात 2 बार इन्होंने कही, सिलेबस में पढ़ने की एक शैली होती है। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने कहा गैर सरकारी संगठन, मतलब एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। विकास प्रक्रिया अगर आपको करनी है तो इनकी सहायता लेनी पड़ेगी, इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। विभिन्न समूहों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप्स हैं, ठीक है, और संघ जो बने हुए, छोटे छोटे सभा संघ जो बनाए जाते हैं, समितियां बनाई जाती हैं, उनसे आप मदद ले सकते हो। तो ये सब जो दान करता हूं, ठीक, जो हेल्प करने के लिए दान दे देते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप देख सकते हो। जैसे पार्टी के लिए नहीं, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड टाइप का जो सिस्टम आया था। फिर लोकोपकारी संस्थाएं जो लोगों के लिए उपकार करती हैं या लोगों की मदद करती हैं, लोगों की सेवा करती हैं, ठीक है। संस्थागत, कुछ संस्थागत होती हैं, एवं अन्य पक्षों, और भी बहुत सारी चीजें। यहीं पर यूपीएससी जो खेल जाता है, अन्य पक्ष लिख करके फिर दे देता है। हालांकि यूपीएससी का मेंस जो होता है, कहने के लिए तो बहुत लोग कहते जरूर है कठिन है भी थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें जो है आप अगर ठीक से करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपका लगभग जो है 60 से 70% एरिया आपका पूरा जो है करंट अफेयर से कवर हो जाता है। कोई बड़ी अच्छी जो मैगजीन मार्केट में हो, आप लोग जा करके देखिएगा। बाकी सर जो है आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप लगातार 1.5-2 साल, 1 साल फॉलो कर लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। बाकी एक मंथली मैगजीन जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीका मैं बीच में लाऊंगा जब आप लोग ज्यादा डिमांड करेंगे या बताएंगे तो, ठीक है। तो अब मैं सीधे आता हूं प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है, यद्यपि 100% एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, क्योंकि यूपीएससी ऐसे लिख रहा है, पहले से व्यापार प्रकाशन, जो पहले से जो है व्यापार के प्रकाशन के लिए, और सामान्य मनोरंजन चैनल जैसे
ठीक है। जैसे समाचार से इतर मीडिया, जो मीडिया से जो अलग हट करके जो न्यूज वगैरह थोड़ी बहुत बताती है, या मनोरंजन चैनल है, ठीक है, व्यापार प्रकाशन है, ठीक है, में 100% एफडीआई, यहाँ पर लिखा 100% एफडीआई अनुमति थी। मैंने उस दिन बताया था कि किसी भी संस्था में 50% से अधिक, मतलब 51% अगर किसी का जो है, अगर उसमें एफडीआई है या उसमें निवेश है, कोई बाहर से आया तो एफडीआई होगी, और घरेलू है तो वो क्या होगी, निवेश कहलाएगा। जैसे कि अनिल अंबानी ने किसी कंपनी पर 51% अपना निवेश किया तो वो कंपनी अनिल अंबानी सर की या मुकेश अंबानी सर की कहलाई जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो विदेशी निवेश जो आता है तो उसमें जो है 100% एफडीआई अनुमत है। आप एलआईसी वगैरह को देखे होंगे, ठीक है, पढ़िएगा जाकर के। पिछले 1.5-2 साल से काफी चर्चा में था कि सरकार उसके एफडीआई के लिए बढ़ावा दे रही है, और जब एफडीआई आता है तो उसके लिए अनुमति देनी पड़ती है, ठीक है। तो एक जो है अलग से एक उसका जो है डोर होता है, ठीक है, तो उसको पढ़िएगा। तथापि सरकार काफी कुछ समय से समाचार मीडिया जो है उस पर वर्धित मतलब बढ़ाना, वर्धित एफडीआई के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मतलब सरकार सोच रही है कि जो समाचार मीडिया है उसमें भी हम कुछ प्रतिशत जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाएं। अभी 100% ऊपर की बात कर रहा है, ये बात कह रहा है, केवल बात को समझिए, ठीक। एफडीआई में बढ़ोतरी क्या अंतर पैदा करेगी? अगर एफडीआई में बढ़ा करके, एफडीआई अगर हम बढ़ा देते हैं, बाहर से एफडीआई आने लगा, पहले क्या है कि कुछ परसेंट है, मान लो 25%, 26% है, ठीक है। अगर हम इसको करके 40% कर दे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? या 50% के ऊपर कर दे या 100% कर दे, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही कह रहा है कि अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या अंतर पैदा करेगी। समालोचना पूर्वक इसके पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए। तो सिर्फ इसको जो है तोड़िए कि कैसे इसको लिखना है। यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ लिखने का, कि इसको जो 2-3 भागों में, एक तो आपका भूमिका, तो आपको लिखनी है, बताना है कि समाचार जो मीडिया है उस पर कितने % एफडीआई है, ऐसा कुछ बता करके लिखना है। फिर आप इसके पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क और निष्कर्ष, ये मेन बॉडी है आपकी, ठीक है, ये मेन बॉडी में पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क और आपका छोटा सा निष्कर्ष हो गया। 200 शब्द। अब देखिए 200 शब्द लिखा है तो 200 शब्द का मतलब 200 शब्द ही नहीं होते, आप 180-85 से लेकर के 210 तक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि अब आपसे पूछा गया 200 तो आप 150 में लिख दो, 140 में लिख दो, ऐसा नहीं। और उधर 240, 250 में लिख दो, 10-5 शब्द ऊपर नीचे चलते, क्योंकि गिनती करके तो आप लिख नहीं रहे, ठीक है। तो भारत में समाचार मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। देखिए मैंने शुरुआत कहां से करी। भारत में जो समाचार मीडिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप भी जानते होंगे। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा भिन्न भिन्न है, यहाँ भिन्न भिन्न कर करके भिन्न है, या सीधे आप लिख सकते हो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा प्रिंट मीडिया में 26% और डिजिटल में प्रसारण समाचार में 49%। इस तरह से मैं लिखने जा रहा था, तब तक मुझे भिन्न भिन्न याद आ गया तो मैंने वहां से कर दिए कुछ। सरकार इसमें एफडीआई बढ़ाने पर विचार कर रही है, ठीक। ये उस समय का प्रश्न है, इसलिए उस समय के करंट के हिसाब से मैंने थोड़ा सा टच करने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान संदर्भ में हो सकता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन, ऐसा कुछ, क्योंकि एलआईसी काफी चर्चा में था 2023 में। अब आप देख ही रहे हो कि यूपीएससी ने प्री में जो है अभी 2025 में आपने देखा होगा कोप 28 पर प्रश्न पूछ लिया, जबकि कोप 29 हो चुका था। तो 2023 में हुआ था, 24 में, 23 लास्ट में, तो वहां पे प्रश्न उठा लिया था, ठीक है। तो वो पूछना तो चाहिए 24 लास्ट का जो दिसंबर में हुआ है, लेकिन 2 साल पहले का पूछ लेते, इसलिए जो काफी चर्चा में था एलआईसी। तो इसी से संबंधित आप घुमा फिरा के लिख सकते हो इस तरह से, बस आपके पास डेटा, थोड़ी सी जानकारी। देखिए सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में क्या होता है कि थोड़ा सा डेटा आधारित जो है प्रश्न की शुरुआत की जा सकती है। जैसे कोई सूचकांक है उसका ले सकते हो, ठीक है। अगर आप सेकंड पेपर में राज्य व्यवस्था का प्रश्न अगर लिख रहे हो तो उसमें अनुच्छेद का सहारा ले सकते हो, किस अनुच्छेद में, ठीक। इसी तरह से आप थर्ड पेपर में कोई डेटा ले सकते हो, कोई रिपोर्ट ले सकते हो, इस तरह का जो है आप उदाहरण शुरुआत कर सकते हो, ठीक। तो मैंने पक्ष में तर्क यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली बात तो अगर पक्ष में तर्क मतलब कि इसके क्या फायदे हो, सही क्या है, गलत क्या है, मतलब सही क्या है। अगर एफडीआई अगर भारत में आ जाती तो क्या होगा, एक तो पूंजी प्रवाह बढ़ेगा, पूंजी आएगी तो आधुनिक तकनीकी आएगी, ठीक। पत्रकारिता की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी, ऐसी संभावना है कि अगर आएगी तो भाई आप सही न्यूज, जो विदेशों की न्यूजें हैं उनको भी दिखाने का प्रयास करोगे। गुणवत्ता, जो विदेश में जो पत्रकार जिस प्रकार की एक क्वालिटी रखते हैं उस तरह की क्वालिटी आप भी रखने का प्रयास करोगे। अभी आपने देखा ना, हाल में कुछ वर्ष पहले जो है पत्रकारिता क्षेत्र में रमन मैग्सेसे अवार्ड श्री रवीश कुमार जी को मिला था, ठीक है।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इन सब चीजों की होड़ बढ़ जाएगी कि हमें भी अवार्ड लेना है, इसलिए आप जो है पत्रकारिता को स्वतंत्र रखने का प्रयास करोगे। फिर उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म और शोध आधारित मतलब रिसर्च आधारित पत्रकारिता को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे नहीं कि टीआरपी को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी आप न्यूज में दिखा रहे हो। नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक, इनोवेशन होगा। रोजगार के अवसर, भाई बाहर से पैसा आएगा तो उनको यहाँ के जो है कार्य मतलब कि मानव संसाधन चाहिए, ठीक, तो यही स्थानीय लोगों को अंदर करेंगे, उनके पास डिग्री होगी, मास कम्युनिकेशन वगैरह किए होंगे तो उनको अंदर कर लिया जाएगा, ठीक है। रोजगार के अवसर होगा। वैश्विक मीडिया नेटवर्क से सहयोग प्राप्त होगा। विश्व में जो मीडिया चले, अब जैसे मैंने इसमें जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से 5 पॉइंट में इसको समेट दिया, ठीक। फिर इसके बाद मैंने विपक्ष पे तर्क लिख दिया कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो पहली बात तो यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता को खतरा हो सकता है, ठीक। स्वदेशी मीडिया प्रतिस्पर्धा में पीछे पिछड़ सकती है। भाई बाहर से जो पैसा आएगा तो जो भारत की जो मीडिया है उसको कहीं ना कहीं वहां का पैसा आएगा तो वो लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी ज्यादा पैसा खर्च करके यहाँ की जो मीडिया है उसको जो है पीछे कर सकती है, क्योंकि कंपनी है, व्यापार करने आ रही है। व्यापार का मतलब वो तो भाई निवेश किया जा रहा है तो पैसा किस लिए, कुछ कमाने के लिए किया जा रहा है, तो कंपटीशन तो होगा। इससे कंपटीशन में एक फायदा होगा जो हमने पीछे लिखा यहाँ पर, कहीं पर गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि कंपटीशन होगा ना, बाहरी मीडिया से आपको कंपटीशन होगा। लेकिन एक तरफ हम पिछड़ भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं होगा। हमारी जो छोटे छोटे मीडिया चैनल है, बड़े मीडिया चैनल तो टक्कर ले सकते हैं, ठीक है। मीडिया का व्यवसायीकरण, जो बिजनेस है व्यवसायीकरण बढ़ सकता है, जिससे समाचार का उद्देश्य जनहित से हटकर लाभ केंद्रित हो जाएगा। अब लोग क्या होगा, अगर मतलब पैसा इन्वेस्ट होगा, तो मैंने वही चीज अभी बताई ना कि अगर निवेश किया जाएगा तो लाभ कमाने के लिए किया जाएगा, और लाभ कमाने के लिए वो क्या होगा, अपने उद्देश्य से भटक जाएगी। जो पत्रकारिता का उद्देश्य होता है कि जनहित की जो खबरें होती हैं वो सामान्य लोगों तक, आम लोगों तक सबको पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि लाभ के कारण उन्हीं न्यूजों को दिखाया जाए जो बिजनेसमैन है, उनकी न्यूजों को, नेताओं की न्यूजों को, लेकिन आम जन की जो न्यूज़ें होती हैं उनको अब तक कोई खबर ही ना मिले। जैसे एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, हो सकता है कि इसके न्यूज को दिखाया ना जाए, या यूपीएससी के लिए कोई बात आ गई उसको ना दिखाया जाए। जो अच्छी खबरें वर्तमान में आप देख ही रहे हो, कहने की जरूरत तो है नहीं है कुछ, खैर यूट्यूब चैनल में ये सब बातें, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव कैसे, कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत, यस यहाँ पर सांस्कृतिक संवेदनशीलता भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे शब्द उठा उठा के लिखना है आपको। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत वर्चस्वशाली विदेशी दृष्टिकोण हावी हो सकता है। मान लो विदेश से अगर आप निवेश करोगे तो विदेश की न्यूज़ें, विदेश की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है, वहाँ के पहनावा उड़ावा और सब चीजें को। यहाँ की भारतीय जो मूल्य हैं उसको हो सकता है कि कहीं ना कहीं पिछड़ने का जो है डर हो। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसका जो निष्कर्ष लिखा वो कैसे लिखा, अतः या इस प्रकार से कह सकते हो, अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि, अब जैसे मैंने कहा कि ये पूरा लिखेंगे तो एक शब्द, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि, तो पूरा यहां तक भर जाएगा। तो इसलिए कुछ शब्दों में सीधे मैंने अतः से कर दिया। अतः समाचार मीडिया में एफडीआई की सीमा बढ़ाने पर संतुलित दृष्टिकोण, या यहां पर आप संतुलित की जगह तार्किक भी कर सकते हो, तार्किकता को ध्यान दिया जाए, ठीक है। इसमें मतलब तार्किक में आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे पूंजी अंतर्वाह, अब मैंने अंतर्वाह लिख दिया एक शब्द। अंतर्वाह का मतलब क्या होता है कि बाहर से, मान लो ये देश की सीमा है, बाहर से कोई वस्तु, धन बाहर से अंदर आता है, कोई वस्तु अंदर आती है तो उसको अंतर्वाह, और बाहर जाती है तो उसको बहिर्वाह। तो ये मैंने इकोनॉमी का शब्द है, जब भुगतान संतुलन आप पढ़ोगे तो उसमें ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने वहां से भाई पढ़ोगे शब्दावली अच्छी तो लिख दोगे, नहीं तो फिर यहाँ लिखना होता है जिससे पूंजी का अंदर आना, इस तरह से लिखोगे। तो इसलिए जो है ऐसे शब्दों को पकड़ लो, तुरंत कॉपी में नोट करो। मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ तो ये शब्दावलियों को जो है तुरंत दिमाग में कॉपी पे नोट कर लिया करो। किंतु साथ में देश की सुरक्षा, संप्रभुता, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा, वहीं पर तो मैंने यहाँ से उठा लिए कुछ चीजें, देश की सुरक्षा, संप्रभुता, सांस्कृतिक, यही तो निष्कर्ष में लिखना है। तो साथ में अंतर्वाह, किंतु साथ में देश की सुरक्षा, संप्रभुता, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और पत्रकारिता की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, इसका भी ध्यान रखना है। कि ऐसा नहीं है कि जो है पैसा बाहर से अगर आ रहा है तो हमारे जो बहुत सारी चीजें असुरक्षित हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मोटा मोटा क्वेश्चन को इस तरह घुमा के लिख सकते हो। फिर हम 2014 में 2 प्रश्न आए थे, 2014 का 13 का हमने डिस्कशन कर लिया है, और 2015 का आज कर देते हैं, मतलब कल करेंगे। तो आज आप लोग इसको पढ़िएगा, ये विसल ग्लोवर से संबंधित है। विसल ग्लोवर अधिनियम 2011 आया था, क्योंकि ये देखिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, बाकी ये कोई करंट का विषय नहीं है। लेकिन क्या है कि
प्रश्न रिपीट, थीम आधारित रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने उस दिन नागरिक चार्टर बताया था आपको, दबाव समूह नागरिक चार्टर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन दबाव समूह से, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको जो है, क्योंकि भाई वो कृषि कानून वाला मामला चल रहा था ना, तो भाई भारतीय किसान यूनियन मैंने बताया था आपको, जो दबाव समूह होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, संगठित, असंगठित और अन्य। तो वहां पर जो है कि भारतीय किसान यूनियन की बात आ गई थी। फिर एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसमें भी आ सकता है अन्य या पेशेवर समूह इस तरह से, या कर्मचारी संगठन इस तरह से, क्योंकि भाई आंदोलन कंपनियों के होते रहते हैं, वहां कर्मचारी संगठन का कुछ हो सकता है। तो इस तरह से रिपीट होता है। तो इससे क्या होगा कि आपको भाई कुछ नहीं तो आपको भूमिका तो मिल ही जाएगी इससे, और लिखने की कला मिल जाएगी, और क्या चाहिए भाई, निष्कर्ष मिल जाएगा। वो निष्कर्ष अच्छा हो तो नोट करके लिख लो कॉपी में। तो फिर ये 2011 में जो करंट में चल रहा था, तो उसी को जो है 2015 में, 2013-14 में काफी मतलब बात चल रही थी। तो वो जो है जैसे जीएसटी, ये काफी सालों तक पूछता रहा, क्योंकि हुआ तो 2017-16 में, लेकिन 2021 तक प्रश्न पूछे गए। तो इसलिए यदि संसद पटल पर रखेगा विसल ब्लोवर अधिनियम, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो ये लिखा है विसल ब्लोवर्स, इसको सर्च करना, या किताब में गवर्नेंस के कहीं पर लिखा हो तो आप पढ़िएगा। वैसे किताबों में जल्दी मिलता नहीं है, गवर्नेंस की तैयारी किताब से होती भी नहीं, करंट अफेयर और आप जो है पॉलिटी के और इसके जो है शब्दावलियां जो है कुछ कुछ निकाल करके कर सकते हो तैयारी, ठीक है। संशोधन बिल पारित किया जाता है तो हो सकता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई बचे ही ना, समालोचना पूर्वक मूल्यांकन कीजिए, ठीक। इंग्लिश में भी पढ़ लेना आप, इस तरह से आप इसको करिएगा। यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।